हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर रिकॉर्डिंग आवर लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क के बारे में। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा बच गया था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं henceforth। ठीक है सर, उसके पहले कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स की, कुछ क्वेरीज हैं, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सर नंबर 1 क्वेरी है सर स्टूडेंट्स की, सर मैं बुक कैसे मेंटेन करूं, सर मेरे को बुक की बताओ सर, रिस्क मैनेजमेंट की मैं बुक कैसे बनाऊं। ठीक है, सिंपल सा चीज है, तुम लोग क्या करो, जो मैंने इंडेक्स डाला है उसका प्रिंट आउट लो। तुम जो मैंने आईसीआई की बुक डाली है उसका तुम प्रिंट आउट लो, ठीक है, और दोनों को मर्ज कर दो। सर कैसे? जैसे अब ये मैंने बुक है, ठीक है, ये मेरी बुक बन गई है, इसका ये मेरा एक इंडेक्स है, मान लो दिस इज माय इंडेक्स एंड दिस इज माय बुक, है ना। इसमें मैंने प्रिंट आउट लिया आईसीआई का स्टडी मटेरियल, ठीक है। अब ये बुक के आगे तुम क्या करो, यहाँ पे तुम ये इंडेक्स आगे लगा दो, है ना, बुक के आगे तुम इंडेक्स लगा दो। ठीक है सर, तो उससे होगा क्या, जैसे ही तुम कुछ ढूंढना चाहोगे तो तुमको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बुक के आगे इंडेक्स लगा दो। उसके बाद यू बाय द स्टिकी नोट्स, है ना, तुम इस टाइप का स्टिकी नोट्स खरीद लो, जहाँ पे, है ना, जहाँ पे क्या होगा कि जैसे बुक का स्टार्टिंग में है ना, बुक दिख रही है, बुक का स्टार्टिंग में जैसे मेरे को चैप्टर नंबर 1 में जाना है तो मैं स्टिकी नोट गया, चैप्टर नंबर 1 में पहुंच गया, है ना। वैसे चैप्टर नंबर 2 में जाना है, स्टिकी नोट में गया चैप्टर नंबर 2 में पहुंच गया, है ना। तो इस प्रकार से अप्लाई द स्टिकी नोट्स, और जहां पे तुमको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है या क्वेश्चन से टाइप ऑफ रिस्क के, है ना, वो तुम यूज कर लो, है ना, वो तुम यूज कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सर लेक्चर के चैप्टर नंबर 2 पे। सर चैप्टर नंबर 2 में क्या है ना, सोर्सेस और इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क में हमने क्या पढ़ा था अभी तक के? हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले मेरे को बिजनेस को देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप के रिस्क है। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा मैं क्या करूंगा, मैं उसके बाद क्वांटिफाई करूंगा, और नंबर 3 स्टेप्स था मैनेज करूंगा। आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन और मैनेजमेंट के बारे में मैंने डील कर लिया था अभी तक के। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में मैंने डील कर लिया था। अब जो आगे का कंटेंट आएगा उसमें मैं काफी ये सब चीजें देखूंगा कि भैया मेरा प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस वाला एक चीज आएगा, फिर उसका इम्पैक्ट आएगा, फिर ओईसीडी के कुछ गाइडलाइंस आएंगे जिसपे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, और आज का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द चैप्टर और समरी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, एक सेकेंड। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं आज डिस्कशन 1 चार्ट 1। ठीक है, एक सेकेंड ना, स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूँ। सर देखो क्या बोलता है, ये बोलता है कि रिस्क को सबसे पहले तुम जानो, है ना। रिस्क को अगर तुमने जान लिया तो तुम्हारा काम आसान चुटकियों में हो जाएगा साहब। क्यों? अगर रिस्क को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद मैं बना सकता हूँ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। रिस्क को तुम सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद बनाओ कुछ तुम्हारा मैनेजमेंट प्लान बनाओ साहब। मैंने एक प्लान बना लिया कि ऐसा करना है। कब कब कर पाऊंगा मैं? रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद। रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, बताऊंगा ऐसी चीजें ऐसे इस तरीके से तुमको काम करना है सर। बट जो मैं जो प्लान बनाऊंगा ना, वो वेरिएबल होगा, वो बदलता रहेगा, वो वेरी रहेगा। किस बेसिस पे वेरी रहेगा? या तो इंडस्ट्री पे वेरी रहेगा, या तो लोकेशन या लोकेट पे डिसाइड होगा, या तो बिजनेस वर्टिकल या बिजनेस बिजनेस के टाइप पे भी वेरी हो जाएगा साहब, है ना। ये सब फैक्टर्स के बेसिस पे ये मेरा प्लान वेरी होता रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सीमेंट इंडस्ट्री का प्लान सेम है और टेलीकॉम इंडस्ट्री का प्लान सेम हो सकता है, नहीं। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मैनेजमेंट प्लान सबका अलग अलग हो सकता है साहब। ठीक है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका रेफरेंस 2.22 और 2.3 में आएगा, अपन देखते हैं। बस मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ पहले, चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, काफी इंपॉर्टेंट। सर रिस्क का इम्पैक्ट दो चीजों पे डिपेंड होता है, एक सेंसिटिविटी और मैग्नीट्यूड। अरे सर ये फिर से लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस या मेरा प्रोबेबिलिटी, ये सर उसी पे आ रहा है क्या? हाई फ्रीक्वेंसी हाई सीवियरिटी लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट, है ना, उसी पे आ रहा है क्या? हाँ। अगेन ये सर चैप्टर नंबर 1 को रिलेट कर रहा है। अरे हाँ सर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग ने पहले के लेक्चर और इस सीक्वेंस में नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं समझ में आने वाला है और चीजें रिलेट नहीं होगी, है ना। समझ में आएगा बट चीजें रिलेट नहीं कर पाओगे, है ना। चीजें रिलेट करना है तो शुरू से देखो, इज्जत से लेक्चर्स को देखो।
ठीक है। तो अगर सर मेरे को इम्पैक्ट निकालना है, किसी भी रिस्क का इम्पैक्ट कितना हो रहा है, वो डिपेंड होता है तुम्हारा सेंसिटिविटी और मैग्नीट्यूड पे। ठीक है सर, ये तो ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ रिस्क मतलब ही होता है बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस देखना, इस पे हमारे को सर बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस कैसे करना, इस पे हमको काफी पॉइंट्स दिए हैं, 8 से 10 पॉइंट्स दिए, जहां पे हम देखेंगे कि किसी भी बिजनेस का इम्पैक्ट एनालिसिस कैसे करा जा सकता है। ठीक है। अब सर इम्पैक्ट एनालिसिस जो है वो हमेशा कैसा रहता है, परवेजिव रहता है ना, परवेजिव रहता है। मतलब हिसाब मतलब हिसाब ये हमेशा हमेशा जो इम्पैक्ट रहेगा ना, आप देखो एक चीज बताता हूँ, अगर किसी भी चीज का इम्पैक्ट है तो तुम 100% एनालाइज नहीं कर पाओगे, है ना, तुम 100% नहीं एनालाइज कर पाओगे, बट तुम कुछ तो एनालाइज कर पाओगे ना साहब, कुछ तो एनालाइज कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि रिस्क है तुम 100% पूरा रिस्क ढूंढ के बैठ जाओगे और तुम्हारी कंपनी रिस्क फ्री बन जाएगी, ऐसा नहीं होता कभी। थिंक फ्रॉम अ रियल लाइफ पर्सपेक्टिव, ऐसा कभी नहीं होता कि तुम पूरे रिस्क आइडेंटिफाई करके बैठ जाओगे और ये हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोल रहा है सर, कुछ ना कुछ तो रिस्क रहेगा, कुछ ना कुछ तो रिस्क रहेगा। स्ट्रेटेजिक रिस्क रह सकता है, अपॉर्चुनिटी रिस्क रह सकता है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही साहब। ऐसा नहीं होगा कि तुम 100% रिस्क को एलिमिनेट कर दो। मैंने एग्जांपल भी दिया था, फायर इंश्योरेंस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सर मेरे को रिस्क नहीं है ना, मेरे को रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क हो सकता है? क्योंकि द टर्म्स, जो भी पॉलिसी है, जो भी पैसा आएगा वो तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगा, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ बेसिक। आगे मैं बोलता हूँ। अब ये चैप्टर में एक सेकंड में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना। ये चैप्टर में घड़ी घड़ी आएगा तुमको रिस्क अवेयर कल्चर मतलब क्या, है ना। ये चैप्टर में घड़ी घड़ी आएगा सर, रिस्क अवेयर कल्चर। अभी ये रिस्क अवेयर तुम चैप्टर नंबर 8 से मत रिलेट कर देना, है ना। रिस्क नाइव, रिस्क अवेयर, रिस्क मैनेज, रिस्क एनेबल्ड, है ना, रिस्क डिफाइंड, है ना, से रिलेट मत कर दो। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पे एक अच्छे से रिस्क मैनेज है, जहां पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सही है, चकाचक है, टकाटक है, वैसा बोलना चाह रहा है रिस्क अवेयर कल्चर के बारे में। ठीक है, समझ में आया, है ना। तो ये रिस्क अवेयर, ये जो चैप्टर नंबर 2 में अभी जो आगे नीचे आएगा ना, वो बोलना चाहता है कि तो ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क अवेयर लाओ, ऑर्गेनाइजेशन में ईआरएम का कॉन्सेप्ट लाओ। अपन देखेंगे केस स्टडी ऑफ आईबीएम, है ना। आईबीएम का हम केस स्टडी देखेंगे, जहां पे वो बोलता है कि आईबीएम ने ईआरएम अचीव किया है, उसकी मदद से साहब तुम सीखो उससे कैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम हर एक को साथ में ले रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो ज्ञानबाजी वाला चैप्टर है ना, तो चैप्टर नंबर ज्ञानबाजी वाले इज 1, 2, 3 एंड 8, है ना। ये चारों चैप्टर सीक्वेंस में है, इसको रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारे चैप्टर आ जाएंगे, तुम्हारा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9, है ना। तो ये जो है ना, देखो इसमें से ये जो चैप्टर है ये सब तुम्हारे बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्क और इंडस्ट्री के टाइप ऑफ द रिस्क है, और ये जो एक नया वाला चैप्टर है वो एड ऑन हुआ है चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना। एक और चीज बता देता हूँ भाई, बच्चे लोग, स्टूडेंट्स प्लीज लिसन। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर थोड़ा बहुत देख के जाओ, छोड़ के मत जाओ, भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूट का, कहीं से भी कभी भी आ सकता है, कहीं से भी कभी भी आ सकता है ना। इंस्टीट्यूट भले ही बोले कि नहीं है, बट पहले था कोर्स में, आ सकता है, आईपीसीसी में है, आ सकता है, सीपीटी में है, आ सकता है। ठीक है। नंबर 2, और मैंने अभी एमसीक्यूज पे एक एक वीडियो डाला है कि कैसे एमसीक्यू में 40 ऑन 40 स्कोर किया जा सकता है ना, कैसे एमसीक्यू में हाउ यू कैन स्कोर 40 ऑन 40 मार्क्स, है ना। वो वीडियो जाके देख लो अच्छे से। नंबर 2, मैंने एक टेस्ट सीरीज का डिस्कशन का वीडियो डाला है, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन का वीडियो डाला है कि अगर क्वेश्चन आए तो सोचना कैसे, आंसर ढूंढना कैसे, जाओ कहां से, फिर बुक में मैं इंडेक्स के थ्रू घूमू या कैसे ढूंढू ना, उसका एक डाला है वीडियो। और एक टेस्ट सीरीज डाला है, और एक टेस्ट सीरीज डाला है, वो सॉल्व कर लो, वो सॉल्व कर लो, है ना। वो आजीवन खुली रहेगी हमें ना, फॉर एवर, है ना, जब चाहे जब भी चाहे कोई भी अटेम्प्ट हो, है ना, चाहे 2020 में भी देना रहे तो भी चालू रहेगी। ठीक है, वो गूगल फॉर्म के बेसिस पे है ना। जाओ, टेस्ट दो, आंसर देखो कहाँ गलत होते रहे, चेक करो, है ना, एनालाइज इट। ओके, ठीक है। लेट्स मूव टू द डिस्कशन, चैप्टर पे आते हैं अभी। अब आते हैं सर, देखो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या बोलता है साहब इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क में? इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क में ये बोलता है कि कंपनी को अपने बिजनेस रिस्क के बारे में समझो, सोचो, ढूंढो और उसे मिटिगेट करो, है ना। सर कंपनी को अपने रिस्क को ढूंढना पड़ेगा। देखो क्या बोलता है, पढ़ते हैं एक बार सर क्या बोलता है। नोइंग द रिस्क दैट बिजनेस कुड फेस एंड कैन मिटिगेट इजियर फॉर एक्सटर्नल टू इंटरनल, द नेचर ऑफ रिस्क एंड सेंसिटिविटी कैन वेरी। मैं पहले ही बोला साहब, है ना, ये तो बदलता रहेगा, अलग अलग रहेगा, इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग रहेगा। आगे बोलते हैं,
अंडरस्टैंडिंग द वेरियस टाइप ऑफ रिस्क कैन हेल्प इन क्रिएटिंग अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान इन ऑर्गेनाइजेशन। सर अगर मैं रिस्क को, है ना, देखो मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैंने रिस्क को अच्छे से समझा तो उस हिसाब से मैं प्लान बना पाऊंगा, है ना, तो अच्छे से प्लान बना पाऊंगा तो उस हिसाब से मेरा कंपनी का, जो कंपनी का रिस्क स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा, है ना, कंपनी अच्छे पोजीशन में रहेगी। आगे बोलता है रिस्क कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, मैंने बोला था तुमको, है ना, रिस्क ये सब फैक्टर्स पे वेरी होता है। आगे देखो क्या बोलता है। अब एक सर ये बढ़िया सा चार्ट दिया है जिसपे मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साहब, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। एक सेकंड इधर भी टिक कर देते हैं, हमने ये देख लिया है, अब टेबल आ जाता है। सर मैंने इस पे क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, रिस्क दैट देयर इंटरेस्ट मे नॉट बी मेट, है ना। सर यहाँ पे मेरे को बोला है जैसे अब कस्टमर, कस्टमर का अगर तुमने इंटरेस्ट मीट नहीं किया तो कस्टमर को क्या होगा, कस्टमर की लॉयल्टी खत्म हो जाएगी साहब, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी कंपनी में दोबारा। अगर मान लो फ्लिपकार्ट ने अभी कोई ऑर्डर ले लिया और ऑर्डर डिलीवर नहीं कर रहा है ना, कोविड के टाइम ऑर्डर ले लिया बहुत सारे, है ना, बोल रहा था कि 3 दिन में तुमको ऑर्डर डिलीवर कर देगा, पर डिलीवर ही नहीं किया, है ना, डिलीवर ही नहीं किया, तो कस्टमर का क्या होगा, लॉयल्टी टूट जाएगा साहब। पेमेंट टर्म्स, है ना, तुम्हारे अगर कोई क्रेडिट में है तो पेमेंट टर्म्स खराब हो जाएंगे, है ना, लॉयल्टी खराब हो जाएगी, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा साहब, है ना। अगर तुमने इन सब लोगों के इंटरेस्ट मीट नहीं किए तो तुम्हारा ये सब इम्पैक्ट आ जाएगा। नेचर ऑफ इम्पैक्ट, किस प्रकार का इम्पैक्ट आएगा वो बोल रहा है, किस प्रकार का इम्पैक्ट आएगा, ये सब इम्पैक्ट आएगा साहब। अगर तुमने स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया या स्ट्रेटेजी और बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया ढंग से, तो तुम्हारे जैसे अब इसमें क्या होगा, फेलियर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, सिंपल सा बात है सर, मैंने स्ट्रेटेजी ढंग से नहीं बनाई, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, है ना, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर लूँ, है ना, एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर लूँ जहाँ पे एक पेपर बनाऊंगा और देखते हैं फिर कौन कितना मार्क्स स्कोर कर पाता है। लेक्चर अभी आगे आएगा, फ्यूचर में सोचते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है ना, अब जैसे क्या बोलेगा, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में कैसे इंपैक्ट आ सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस, है ना, ये सब हो सकता है ना। अगर तुमने फाइनेंस के बारे में नहीं सोचा तो इस प्रकार का मेरा इम्पैक्ट आ सकता है साहब, धंधे में असर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना और इसके बेसिस पे सोचो, हर एक इसके सोचो। अच्छा कंप्लायंस रिस्क है सर, कंप्लायंस में मतलब अगर मैंने मान लो कंप्लायंस, मैंने जीएसटी रिटर्न टाइम नहीं भरा तो मेरे को पेनल्टीज आ सकती है, करेक्ट, है ना। मेरे को अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, है ना, गुची उची कर दिया, गड़बड़ कर दिया तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है ना, डिलेज हो गया, है ना। तो ये सब चीजों के बारे में सोचो और इस पे एक मतलब ऐसा ओवरव्यू बनाओ कि हाँ भाई ऐसा 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 हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोलता है, आगे बोलता है द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इज परवेसिव एंड ऑर्गेनाइजेशन आर रेयरली एबल टू डॉक्यूमेंट द फुल एंड कंप्लीट इम्पैक्ट ऑफ रिस्क अक्रॉस द बिजनेस वैल्यू चेन्स। मैंने यही बोला था, मैं जो डायग्राम दिखाया था चार्ट में, बोला था कि रिस्क रहेगा, हमेशा रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन उसे डॉक्यूमेंट नहीं कर पाता, है ना। पूरा रिस्क तुम थोड़ी ढूंढ पाओगे यार, कुछ ना कुछ तो रिस्क बच ही जाएगा भाई, कुछ ना रिस्क तो बच ही जाएगा, है ना। बस वही बोलना चाहता है। अब आगे नीचे इधर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, है ना, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, है ना। तो अपन में एक बार इधर देखो एग्जांपल्स, है ना, एग्जांपल क्या बोलता है, एग्जांपल ऑफ नेचर ऑफ रिस्क ऑफ इंपैक्ट पोजन टू बिजनेस। सर देखो इसमें एग्जांपल में क्या दिया है, इधर सबसे पहले बोलता है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझो या नेचर ऑफ ऐसे एग्जाम्पल देखो जिस वजह से बिजनेस को रिस्क हो सकता है। जैसे सर एग्जाम्पल, जैसे ट्रेड सीक्रेट्स आर रिवील्ड टू कॉम्पिटिटर्स। अरे भाई साहब, अगर लोगों को पता पड़ गया कि डोमिनोज का पिज्जा कैसे बनता है तो उसके लिए रिस्क है ना साहब, उसके लिए तो रिस्क है, डोमिनोज के लिए भाई रिस्क है कि अगर उसको पता पड़ गया, लोगों को पता पड़ गया कि डोमिनोज कैसे पिज्जा बनाता है तो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, उसका तो धंधा बंद हो जाएगा साहब, है ना। तो ये सब रिस्क है साहब, ये सब रिस्क है। दूसरा क्या बोलता है ना, आजकल ये बहुत बढ़ गया है, आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऑनलाइन रिव्यूज एंड ब्लॉग्स ऑन सोशल मीडिया, है ना, कैन मेक इट इजियर टू स्प्रेड। अब देखो क्या होता है आजकल, है ना, काफी होटल इंडस्ट्रीज और कहीं पे भी तुम फूड चेन में जाते हो तो पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग यू और स्टार्ट थ्रेटनिंग यू स्टेटिंग दैट कि भैया अगर तुमने खाना अच्छा नहीं दिया, अगर तुमने ये सर्विस अच्छी नहीं की, अगर तुमने उल्टा सीधा दिया, अगर तुमने डिस्काउंट नहीं दिया, हम ऑनलाइन डाल देंगे, हम ऑनलाइन डाल देंगे उसको, है ना। तो ये रिस्क है भाई। आगे क्या बोलता है, एम्प्लॉयज इंजरीज कैन डिस्करेज, है ना, डिस्करेजेस टू द बिजनेस। मान लो कोई तुम्हारे एम्प्लॉय को कुछ चोट लग गई या एम्प्लॉय के ऊपर कुछ रैक गिर गया, कुछ गिर गया, है ना, तो भाई बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है ना। या एग्जांपल, एम्प्लॉय को तुम्हारा कोविड हो गया किसी कंपनी के, तो उसका वो भी आजकल भाई पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोच रहे हैं, बट इट ऑल्सो लीड टू एन इम्पैक्ट इन अ बिजनेस। आगे आगे बोलता है इंटरनल फ्रॉड्स कैन बी एन अनदर मेजर रिस्क फैक्टर, करेक्ट।
है ना। इंटरनल फ्रॉड होना, इंटरनल फ्रॉड होना काफी रिस्की होता है देन एक्सटर्नल फ्रॉड, है ना, क्योंकि इंटरनल फ्रॉड में क्या होता है, ऑडिट में भी तुम पढ़ोगे, इंटरनल फ्रॉड्स आर मोर रिस्कियर देन एक्सटर्नल फ्रॉड। द रीजन बीइंग, क्योंकि इंटरनल फ्रॉड हमेशा बड़े लेवल पे होता है, उनको पता रहता है साहब कहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। इसमें एग्जांपल मैंने तुमको दिया था, एक केस स्टडी डाला था टेलीग्राम में, सिटी बैंक का, है ना, सिटी बैंक का 200 करोड़ का फ्रॉड था, 200 या 400 करोड़ का था शायद, है ना, जहां पे सिटी बैंक का अपन ने देखा था, है ना, इंटरनल फ्रॉड के बारे में। आगे कस्टमर पेमेंट्स डिफॉल्ट्स, है ना, कस्टमर डिफॉल्ट, अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। कोई बोलना चाह रहा है आगे, आगे क्या बोलता है, ऑपरेशनल रिस्क कैन डिस्टर्ब द बिजनेस इफ देखो ध्यान से, ऑपरेशनल रिस्क अगर तुम्हारा बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है। सर ऑपरेशनल रिस्क और ये क्या होता है अपन आगे चैप्टर में देखेंगे, बट रिलेटेड टू ऑपरेशन, रिलेटेड टू द प्रोसेस, है ना, ये सब के रिगार्डिंग रहता है, वो समझ लो, है ना। इफ प्रॉपर प्रिकॉशन इज नॉट टेकन, है ना, अगर कोई प्रोसेस, अगर कोई पीपल, किसी ने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया, जैसे कि, है ना, इवेंट ऑफ फायर या केमिकल लीक हो गया, है ना, इवेंट ऑफ फायर, फ्लड आ गया, केमिकल लीक हो गया, है ना, तो ये सब की वजह से बिजनेस में डिस्ट्रप्शन आएगा और इस वजह से इम्पैक्ट आएगा साहब। आगे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय वेंडर्स आर हु aren't available to, है ना, डिलीवर अ रिलायबली कैन आल्सो रिजल्ट इन अ बिजनेस, है ना। अब भाई अब देखो काफी जो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इनके लिए सप्लाई चेन तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ना साहब, है ना। अब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन मतलब क्या, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन मतलब ही मैंने एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में, एक हब होता है जहाँ पे कलेक्शन होता है कैश का, है ना, अगर वहां पे कैश कलेक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है ना, तो वहां पे अगर वो पेमेंट डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है बैंक में, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आ गया, वहां दिक्कतें आना चालू होगी साहब, है ना। या फॉर एग्जांपल जहां से गुड्स डिलीवर हो रहे हैं वहां पे लोग, जगह ही नहीं है सर, सामान रखने की जगह ही नहीं है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, अगेन इट विल इंपैक्ट द बिजनेस। ओके, आगे क्या बोलता है, इन केस ऑफ अ की बिजनेस असेट्स इज डैमेज, करेक्ट, अगर कोई तुम्हारा की बिजनेस असेट डैमेज हो गया है, सर मान लो कोई कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, या ऐसा कोई तुम्हारा एसेट है जिसकी मदद से तुम चीजें बनाते हो, वही खराब हो चुका है, वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो तुम्हारा बिजनेस पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। आगे बोलता है, आगे बोलता है, ये अगर फिर से सर तुम्हारा ये आ गया, तुम्हारा किस चीज पे, है ना, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस पे आ गया सर, इसी प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस मतलब ही ये जो अपन देख रहे हैं ना अभी जो आएगा, है ना, ये क्या बोलता है देखो, वंस अ बिजनेस हैज आइडेंटिफाइड द रिस्क, एक बार मैंने रिस्क ढूंढ लिया, आगे, है ना, दे विल असेस, असेस देखेंगे द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ दोस रिस्क, मैंने वही बोल रहा हूँ, अब वही वही चीजें गड़ी 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 बोल रहा है, तो सबसे पहले तुम बोलता है कि तुम रिस्क ढूंढो, है ना, फिर उसके बाद ये बोलता है क्या कि उस पर कितना मेरा इम्पैक्ट आएगा वो ढूंढो, है ना, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट of a risk assessment and impact analysis exercise, organization can classify and separate minor risk from major risk that may be managed immediately, है ना। तो बोलता है कि तुम बोलता रिस्क को ढूंढो, कौन सा माइनर कौन सा मेजर, कौन सा माइनर कौन सा मेजर, मतलब ही ये सेग्रीगेशन का बात कर रहा है, मतलब ही ये अगर मैं बोलूं रिस्क कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात कर रहा है। ये देखो दिस इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली थर्ड टाइम आ रहा है, एक अपन ने 1.13 में भी देखा था, ओपन ओपन स्ट्रक्चर, है ना, फिर अपन ने उधर फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना, 2 बार देखा था, और ये अब तीसरी बार आ रहा है। तो उस बोलता है उसके हिसाब से तुम रिस्क को क्लासिफाई कर दो, उसके हिसाब से तुम क्या कर दो, रिस्क को क्लासिफाई कर दो, या तो सीवियर है, मेजर है, मॉडरेट है, माइनर है और इनसिग्निफिकेंट है ना, ठीक है। और वहां पे शायद कैटास्ट्रोफिक था, है ना, वहां पे कैटास्ट्रोफिक लिखा था, यहाँ पे सीवियर नहीं था, बाकी तो ये सिमिलर ही है, रिस्क कॉन्सिक्वेंस है। अब बोलता है बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस के बारे में। सर बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस मतलब क्या होता है, मैंने इधर बताया था, देखो फिर से बताता हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने तुमको दिखाया था बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, है ना। सर इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, है ना, बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, रिस्क का कितना इम्पैक्ट है बिजनेस में, रिस्क का कितना इम्पैक्ट है बिजनेस में, उसके बारे में बोलना चाहता है, देखो, है ना। तो अपन ने ये देख लिया, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, सीवियर, है ना, कुछ मिस आउट हुआ क्या, नहीं, इसे लो चार्ट नीचे, हाँ ठीक है। अब बीआईए के बारे में क्या बोलता है सर, बीआईए बिजनेस रिस्क एनालिसिस, है ना, तो रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करूं, है ना, बिजनेस रिस्क एनालिसिस कैसे आइडेंटिफाई करूं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, है ना, ये सब मेरे को स्टेप्स दिए गए हैं कि ये सब के थ्रू मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे सर कैसे, सिंपल सा स्टेप्स है, कॉमन सेंस के बेसिस पे बनाए जाते हैं। देखो जैसे कॉमन सेंस में क्या बोलता है, क्या बोलता है, अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट द डेली एक्टिविटीज, देखो भाई डेली बेसिस पे क्या होता है, कहाँ पे गड़बड़ है ना, कौन से तुम्हारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है, कौन से शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स है ना, कहाँ पे तुम्हारा ज्यादा लॉस हो रहा है ना, कौन सा ऑब्जेक्टिव तुमको जल्दी अचीव करना है उसके बेसिस पे देखो, है ना, कौन सी एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देखना है उसके बेसिस पे देखो, कहाँ पे तुमको ज्यादा टाइम देना है उसके बेसिस पे देखो, बस वही बोलता है। देखो सबसे पहले क्या बोलता है ना, अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट द डेली एक्टिविटीज, ठीक है, वो देख लिया। फिर देखो डॉक्यूमेंट करो लॉन्ग टर्म और ऑन गोइंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है। फिर उसके बाद बोलता है अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट द पोटेंशियल लॉस, कहाँ पे तुमको ज्यादा लॉस हो रहा है, कौन से बिजनेस में तुम्हें ज्यादा लॉस है उसके बारे में तुम देखो। आगे बोलता है अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट द
है ना, आउटेज ऑफ टाइम मीनिंग हाउ लॉन्ग कुड ईच बिजनेस एक्टिविटी बी अवेलेबल फॉर, है ना, कब तक के कौन से बिजनेस के लिए, जैसे अब देखो बिफोर द बिजनेस वुड सफर, तो ये जनरली एनालाइज किया जा रहा है कोविड के टाइम पे, है ना, कि कौन सा बिजनेस एक्टिविटी, अब देखो कई बिजनेस के वर्टिकल्स रहते हैं, कई बिजनेस के वर्टिकल्स रहते हैं, इफ यू आर वर्किंग इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी कंपनी रहती है ना, तो हर एक कंपनी, रिलायंस हो गया, है ना, टाटा हो गया, है ना, इनका इन सबके बिजनेस वर्टिकल्स है, बड़े बड़े बिजनेस वर्टिकल्स है। सर टाटा का नमक भी आता है, टाटा की गाड़ी भी आती है, टाटा की चाय भी आती है ना, टाटा के कई सारे प्रोडक्ट है ना, तो बिजनेस वर्टिकल्स वो लोग देख के रखते हैं, ताकि उससे क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ वे टू मैनेज अ रिस्क, दिस इज ऑल्सो अ वे टू मैनेज अ रिस्क साहब, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा वर्टिकल रहेगा उतना मैंने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके रखा है, और मान लो आज एक इंडस्ट्री नहीं चली तो कल दूसरी चलेगी। अमेजोन ने क्या सही तरीके से डाइवर्सिफाई किया है, अमेजोन का किंडल आता है, अमेजोन के प्रोडक्ट्स आते हैं, अमेजोन का खुद डिलीवरी देता है ना, अमेजोन का प्राइम है ना भाई, कितना सारा डाइवर्सिफिकेशन है सब। अभी तो अमेजोन गेम पे भी आ गया, गेमिंग्स पे भी आ गया भाई, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन एंड दिस इज अ वे हाउ यू कैन मैनेज द रिस्क इन अ बिजनेस, है ना, डाइवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द टेक्निक बाय व्हिच यू कैन मैनेज द रिस्क। ठीक है, आगे क्या बोलता है, अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट वेदर द बिजनेस एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट टू एनी आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन ने देखा था कि आउटसोर्सिंग के बारे में, है ना, ऊपर अपन ने पढ़ा था आउटसोर्सिंग के बारे में, है ना, जैसे कि वोक्सवैगन को देखना पड़ेगा साहब कि अगर मेरे पास चक्के समय पे नहीं आए, अगर गाड़ी के चक्के समय पे नहीं आए तो मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, तो उसके चक्के सीएट के रहते हैं, वोक्सवैगन के चक्के नहीं रहते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा, ये सब एनालाइज करो साहब। ठीक है, आगे क्या बोलता है, अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट द एक्टिविटीज इंपॉर्टेंस टू बिजनेस, है ना, जो भी इंपॉर्टेंस है बिजनेस, जो भी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है बिजनेस, उससे रिगार्डिंग तुम देखो। आगे, अब ये क्या, इधर कुछ चीजें बोली गई है जो अगर तुम बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस बना रहे हो तो कुछ कुछ चीजों का, तो इन सब चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा सर, जैसे लॉस ऑफ लाइफ, है ना, किसी का नुकसान ना हो, है ना, वो सब देखो, है ना। फिर क्या बोलता है, लॉस सेल्स और इनकम, कितना नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है, कितना लॉस होगा, है ना, डिलेड सेल, इंक्रीज एक्सपेंसेस, है ना, फाइन वाइन्स के बारे में, है ना, तो ये सब चीजों के बारे में तुमको ध्यान रखना पड़ेगा जब तुम क्या बना रहे हो, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस बना रहे हो। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, ज्यादा कुछ चीज नहीं है। अब बोलता है कि अगर मेरे को रिस्क को एनालाइज करना है, एनालाइजिंग द लेवल ऑफ रिस्क, सर मेरे बिजनेस में कितना रिस्क है, मेरे को एनालाइज करवाओ, मेरे को बताओ, है ना, तो तुमको समझना पड़ेगा लाइवलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। आप ये घड़ी घड़ी आ रहा है, फिर से आ गया चैप्टर नंबर 1, मजा आ जाएगा साहब। देखो, अब इधर 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 है ना, इधर इधर क्या बोला है, इधर लाइवलीहुड का स्कोरिंग लेवल दिया है, उसका रीजन दिया है कैसे कितना स्कोर डिसाइड करना है। ठीक है, इस पे एक मैं केस स्टडी डालूंगा, है ना, जब मेरा टेस्ट होगा ना, अभी से बता के रखो, इसके केस स्टडी डालूंगा, और ऐसी डालूंगा तुम लोग सोचते हुए रह जाओगे भैया कैसे कहाँ से यहाँ से आइए क्या, है ना, रियल लाइफ का केस स्टडी बहुत सही मजेदार डालूंगा, अभी नहीं बताऊंगा ना। ठीक है, अब देखो इस पे लेवल ऑफ रिस्क लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस के बारे में बोलता है ना, तो लाइक्लीहुड का इन्होंने स्केल दे दिया है 1 2 3 4। 4 मतलब क्या, 4 मतलब होता है कि एक से ज्यादा बार होगा साल में, लाइकली नंबर 3 मतलब बोलता है कि एक बार होगा, 2 मतलब अनलाइकली मतलब बोलता है कि 10 बार या उससे, है ना, हैपन एवरी 10 ईयर्स, है ना, इधर वंस इन ईयर और मोर देन वंस इन ईयर, और वन मतलब कभी कभी होता है, वेरी वेरी अनलाइकली, है ना, जैसे डिमोनेटाइजेशन, जैसे कोविड, वन अनलाइकली, है ना। फिर उसके बेसिस पे बोलता है कॉन्सिक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे यहाँ पे तुम्हारा लिमिट्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे तुम्हारा लिमिट्स दिया हुआ है, उसके बेसिस पे, है ना, इसके बेसिस पे तुम लोग क्या करो, एक रेटिंग डेवलप करो, एक स्कोर डेवलप करो, जैसे वही बोल रहा था लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, सपोज मेरा लाइक्लीहुड इज 4, है ना, लाइक्लीहुड इज 4 और कॉन्सिक्वेंस मेरा 4 है, तो तुम्हारा आता है 16। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, हायर साइड हाईएस्ट इज 16, लोएस्ट इज 1। 1 कैसे हो सकता है, जब मेरा, है ना, अनलाइकली है 1 है, इनटू लो है, तो यहाँ पे मेरा स्कोर आ जाएगा 1 एंड हाईएस्ट इज 16, है ना, तो ये दिस इज अ रेंज। अब उसके बेसिस पे, है ना, तुमको रिस्क मैनेजमेंट एक्शन डिसाइड करना है ना, एक स्कोर डिसाइड करने के बाद तुम एक रिस्क मैनेजमेंट एक्शन डिसाइड करो। एक एग्जांपल दो बहुत बढ़िया वाला, मजा आ जाएगा। देखो सर, कोविड होना इज एन अनलाइकली सिचुएशन, करेक्ट, कोविड होना इज अनलाइकली सिचुएशन, तो मेरा यहाँ पे स्कोर आ गया 1, करेक्ट। अब उसका इम्पैक्ट मान लो मेरी कंपनी को लॉस हुआ, मेरी कंपनी को लॉस हुआ इस से 50 करोड़ का, है ना, मेरी कंपनी को लॉस हुआ 50 करोड़ का, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 करोड़ मतलब कि फाइनेंशियल लॉस इज ग्रेटर देन 5 करोड़, करेक्ट, तो आई स्टैंड इन 4 into 1, 4 into 1 का सिचुएशन में मैं स्टैंड करता हूँ, तो मेरा स्कोर हो गया 4 का। अब देखो कहाँ पे आता है 4, यहाँ पे, नीड अ करेक्टिव एक्शन विद इन 1 मंथ,
नीड अ करेक्टिव एक्शन विद इन 1 मंथ, ठीक है। अब इसके बेसिस पे केस स्टडी बन सकती है ना। क्या केस स्टडी बन सकती है कि बोलेगा कि कंपनी को इतना फाइनेंशियल लॉस है, फिर बोलेगा कि कंपनी को इस इतना ये इवेंट हुआ है। अब इवेंट के बेसिस पे तुमको सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा कि इवेंट ब्लैक सॉन इवेंट है, ब्लैक सॉन इवेंट यहाँ पे आएगा तुम्हारा जनरली, दिस इज अ ब्लैक सॉन इवेंट, है ना, दिस इज अ ब्लैक सॉन इवेंट। उसके बेसिस पे, है ना, अब ब्लैक सॉन इवेंट है, उसके बेसिस पे एक स्कोर डिराइव कर लो। स्कोर डिराइव होने के बाद यहाँ पे तुम देखो कि भैया उसके लिए एक्शन क्या होगा, है ना। प्रिपेयर अ रिस्क मैनेजमेंट एक्शन प्लान, है ना, रिस्क मैनेजमेंट एक्शन प्लान बोल सकता है बनाने को, उसके बेसिस पे तुमको बनाना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज अ गुड वे, है ना। अब आगे बोलता है रिस्क इवेल्युएशन शुड कंसिडर। अब मैं जब भी रिस्क को इवेल्युएट कर रहा हूँ, इन चार चीजों का मेरे को ज्ञान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोलता है, रिस्क इवेल्युएशन करते वक्त, है ना, रिस्क निकाल रहा हूँ कि कितना है, इवेल्युएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन चार चीजों का ध्यान में रखो। सबसे पहले क्या बोलता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी टू द बिजनेस। ये एक्टिविटी मेरे बिजनेस को कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये एक्टिविटी मेरे बिजनेस को कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अमेजोन अपने बिजनेस का रिस्क एनालिसिस कर रहा है, अमेजोन प्राइम में भी है, अमेजोन डिलीवरी में भी है, अमेजोन अपना गेमिंग में भी है ना। अब उस मान लो ये 3 बिजनेस का वो एनालाइज कर रहा है। अब उसको पता है कि भैया मेरा डिलीवरी इज अ मेन बिजनेस, यहाँ से मेरा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंस कितना देना चाहता हूँ, है ना, इसको मैं इंपॉर्टेंस कितना देना चाहता हूँ, है ना। दिस इज हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, दिस इज मॉडरेट, है ना, दिस इज लोएस्ट, क्योंकि नया आया है, गेमिंग नया है, इसलिए लोएस्ट इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंस दे दो। आगे क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ कंट्रोल वी हैव ओवर द रिस्क, है ना, मेरा कितना कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल कितना है ना। अब मेरे को पता है कि डिलीवरी के लिए मैंने इंश्योरेंस लेके रखा है ना, तो मेरा कंट्रोल अच्छा है साहब, है ना। मैं काफी समय से कर रहा हूँ, मेरा कंट्रोल स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, मेरे प्रोसेसेस डिफाइंड है ना। आगे क्या बोलता है, पोटेंशियल लॉस टू द बिजनेस, कितना मेरा लॉस हो सकता है, मेरा इस बिजनेस के रिगार्डिंग कितना लॉस हो सकता है। और आखिरी बोलता है बेनिफिट्स, है ना, क्या बोलता है, बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय द रिस्क, है ना, क्या बेनिफिट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सब चीजों के बारे में तुम देखो जब भी तुम क्या बना रहे हो, रिस्क इवेल्युएशन कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब इधर क्या बोलता है, इधर वही बोलता है, कोई भी रिस्क को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, इवेल्युएट करो और रैंक करो उसको, किसके बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे, कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो रिस्क तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे तुम रैंक करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई एंड असेस द इम्पैक्ट अपॉन द स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन बिजनेस रिस्क, है ना। ठीक है, इसके लिए पहले चार्ट बनाया, मजेदार चार्ट बनाया, चार्ट पे आते हैं, आ जाओ भाई चार्ट पे, ठीक है। अब देखो सर क्या बोलता है, कोई भी बिजनेस को कोई भी बिजनेस को चलाना है, कलर चेंज करते हैं यार, ऑरेंज ऑरेंज बहुत देर से चला रहे हैं, ब्लू ले लें, ठीक है। सबसे पहले लगाओ इनपुट, इनपुट लगाने के बाद बनता है आउटपुट, वो आउटपुट कंज्यूम करेंगे कस्टमर्स, और कस्टमर को बेचने के बाद हम कमाएंगे गांधी जी, हम कमाएंगे पैसा, वी विल अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट्स इनपुट्स एक सेकंड, बारिश आ रही है, बारिश की आवाज आ रही थी इसलिए खिड़की बंद करने गया था, अंदर पानी नहीं गिर रहा है भाई ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ, तो मैं बोल रहा था इनपुट। अब इनपुट में क्या क्या लगेगा, या तो तुम्हारा कैपिटल लगेगा गांधी जी, दूसरा लगेगा लेबर, आदमी की मेहनत, और तीसरा लगेगा मटेरियल, है ना। इन तीनों को मिला के बनेगा तुम्हारा एक आउटपुट, और उस आउटपुट के बेसिस पे वो जो भी आउटपुट आएगा तुम वो आउटपुट को कस्टमर को बेचोगे, कस्टमर उस आउटपुट को खरीदेगा, और हम कमाएंगे पैसा, ठीक है। अब वही बोलता है, ये जो हमारे को अभी क्रिएट करना है, अभी ये बोलेगा हमें हमेशा क्रिएट करना है स्टेक होल्डर का वैल्यू क्रिएशन, शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएशन, है ना, वैल्यू क्रिएशन, शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएशन करना है। मतलब कैसे, शेयर होल्डर का हमने चैप्टर नंबर 8 में भी देखा था, स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन, स्टेक होल्डर का वैल्यू बढ़ाओ, उसके शेयर्स का वैल्यू बढ़ाओ, है ना। सब स्टेक होल्डर कौन कौन रहते हैं, उनका क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उनको क्या क्या चाहिए कंपनी से, वो अपन अभी डील करेंगे, ठीक है। स्टेक होल्डर में कौन कौन है वो भी डील करेंगे, है ना, उसके हमें क्या क्या चाहिए, है ना, उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है ना, सस्टेनेबल वैल्यू फॉर अदर की स्टेक होल्डर्स सच एज एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, है ना, सोसाइटी, कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इन सबका एक्सपेक्टेशन है, इन सबका एक्सपेक्टेशन हमें मीट करना है। आ जाओ वापस, ठीक है, वही बोला है यहाँ पे, जो पढ़ोगे तो यही बोला गया है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, बिजनेस आर, है ना, रिस्पॉन्सिबल टू सेवरल स्टेक होल्डर्स, है ना, दे फंक्शन इन इकोसिस्टम, आइयो स्टेक होल्डर्स को जो है उनको उनके बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा,
ठीक है। अब स्टेक होल्डर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, या तो वो इंटरनल रहेंगे या एक्सटर्नल रहेंगे। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था सर, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल कौन कौन रह सकते हैं? एम्प्लॉइज है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सर जो कंपनी के अंदर है ना, वो सब हो गया। फिर एक्सटर्नल कौन हो गया तुम्हारा? कंज्यूमर्स हो गया, रेगुलेटर्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, सप्लाई हो गया। जो कंपनी के बाहर है वो तुम्हारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे इस बंदे ने कुछ बोला है ना, इसका नाम थोड़ा देखो, मैंने जानबूझ से लाल में इधर हाईलाइट किया है ना। इसका नाम थोड़ा देख लेना, है ना, जॉन का। तो जॉन ने क्या बोला है, या इन्होंने बोला है, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्टेक होल्डर्स, और उनका क्या मतलब, क्या क्या इंपैक्ट है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या क्या चाहिए रहता है स्टेक होल्डर्स को। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को चाहिए कि तुम टैक्सेशन भरो, लीगल है ना, लिटिगेशंस वगैरह, है ना, लो अनएम्प्लॉयमेंट रहे, है ना, लो अनएम्प्लॉयमेंट रहे, ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या है सर? कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है क्वालिटी अच्छा हो, कस्टमर केयर सर्विस अच्छे हो, एथिकल प्रोडक्ट्स हो, है ना। ये सब एक्सपेक्टेशन है किसके? कंज्यूमर का। एम्प्लॉयज का एक्सपेक्टेशन क्या है कि गांधी जी अच्छे से मिले, जॉब सिक्योरिटी रहे, है ना, कंपनसेशन मिले, इज्जत मिले, है ना, ट्रस्टफुल, है ना, ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन हो, है ना, अच्छा अच्छा कम्युनिकेशन हो, है ना, मंकी ऑर्गेनाइजेशन ना बन जाए, वो चाहिए उनको। फिर आगे क्या बोलता है? क्रेडिटर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है ना सर? ये सभी का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दिया गया है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे सबका एक्सपेक्टेशन दिया, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि इसकी बेसिस पे केस स्टडी दे देगा, कि बोलेगा इन इन लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है ना, इन इन लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है, और उसके बेसिस पे तुम बताओ, है ना, उसके बेसिस पे तुम बताओ कि कैसे कैसे चीजें हो सकती है। ठीक है, आगे बोलता है। फिर आता है तुम्हारा रिस्क एनालिसिस, है ना। अब बोलता है कि रिस्क को एनालाइज करो। रिस्क को एनालाइज करो, ऊपर भी अपने देखा था, बिजनेस इंपैक्ट रिस्क एनालिसिस, है ना। अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वही बोला है, बट देखते हैं अभी क्या बोलता है। बोलता है कि रिस्क दैट, अब देखो इधर एक टेबल दिया है यहाँ पे भी, और इधर क्या बोलता है देखो। सबसे पहला कॉमन बिलीफ इज दैट रिस्क ओनली हैज अ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस। यस, लोगों को लगता है कि सिर्फ गांधी जी का नुकसान हुआ मतलब ही वो रिस्क है। नहीं, नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं भाई, नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि, है ना, जैसे कि तुम्हारा लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब तुम्हारे नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है। अब इधर क्या बोलता है? इधर ये जो टेबल दिया है ये क्या बोलता है? ये टेबल बोलता है रिस्क दैट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट मे नॉट बी मेट। अगर स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट मीट नहीं हुआ, स्टेक होल्डर के अपन ने देखे क्या क्या इंटरेस्ट है ऊपर, सर ये लोगों को ये चीजें चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ कि अगर इनके इंटरेस्ट मीट नहीं हुए, है ना, अब गवर्नमेंट को, सर अगर गवर्नमेंट का, देखो मैंने ऊपर बोला था बहुत सही, मैं एक्सेंट थोड़ा मिटाता हूँ। हाँ देखो, गवर्नमेंट बोलती है कि उसको, है ना, उसको टैक्सेशन बरोबर मिले। अगर गवर्नमेंट को टैक्सेशन सही समय पे नहीं मिला, अगर गवर्नमेंट को टैक्सेशन सही समय पे नहीं मिला, तो क्या होगा? देखते हैं गवर्नमेंट क्या बोलती है। लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, है ना, डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा, लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होगा। बस ये रिलेट है, ये दोनों चीजें, ऊपर ये वाला और ऊपर वाला टेबल दोनों रिलेटेड है साहब, है ना। उन दोनों को साथ में पढ़ना कि, है ना। अब ओनर, अब कुछ कुछ जैसे अब कस्टमर, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या था? क्वालिटी, कस्टमर केयर अच्छे से मिले। अगर ये सब नहीं हुआ तो क्या बोलता है? अगर क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो उनका हेल्थ अच्छे से मिलेगा, है ना। अगर महंगे में बेचोगे तो फाइनेंशियल लॉस होगा, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, भरोसा टूट जाएगा, तुम्हारी कंपनी में नहीं आएगा वो दोबारा, है ना। तो ये दोनों चीजों को साथ में पढ़ोगे, है ना, बस। ठीक है, ये टेबल को साथ में पढ़ोगे। अब एक चार्ट बनाया है, उसके आगे भी डील करते हैं। हाँ, अब देखो ये क्या बोलता है। रिस्क का इम्पैक्ट डिपेंड होता है तुम्हारा सीवियरिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिस्क इवेंट, है ना। सर कितना जोर का है और कितना असर होगा, है ना, वही प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस, कितना जोर का है और कितना असर होगा, वही बोलना चाहता है। आगे क्या बोलता है? परवेसिव एंड अनेबल टू डॉक्यूमेंट फुल एंड फाइनल कंप्लीट इम्पैक्ट, है ना, वही बोलना चाहता है। सर हम 100% चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते साहब, है ना, बस वही बोलना चाहता है। घड़ी घड़ी वही चीजों को रिपीट किया है, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये अपने सेम एज ईआरएम देख लिया था, स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन बाय एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ईआरएम में देख लिया था। इसलिए देखो ईआरएम पहले पढ़ाया था, जो सीक्वेंस में पढ़ाया हो ना, अब चीजें रिलेट हो रही होगी। जो सीक्वेंस में लेक्चर देख रहे हैं, जो बीच बीच से आके देख रहे हैं, उनको रिलेट नहीं कर पाओगे, समझ में आएगा, रिलेट नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। ठीक है, नेचर एंड इम्पैक्ट, मजा आ रहा है। रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कमिटी, हाय 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 हाय। रिस्क मैनेजर और रिस्क कमिटी का रोल क्या है साहब? रिस्क मैनेजर और रिस्क कमिटी का कार्य क्या है, कर्म क्या है सर, उनको करना क्या है ना। अब यहाँ पे इस पे मैंने एक एमसीक्यू डाला था, है ना। जो सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना, तो ये चाहता है कि हम, देखो इधर इधर क्या बोलता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ले अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन अ सब्जेक्ट
of identification and management of risk, including a development of a robust internal control system. है ना, मैं robust internal control system क्यों चाहता हूँ, मैं कंट्रोल सिस्टम अच्छा क्यों रखना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी ये क्यों चाहती है कि उसका कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग रहे, या कोई भी कंपनी ये क्यों चाहती है कि उसके कंट्रोल, उसके रिस्क मिटिगेट, उसका कंट्रोल सिस्टम अच्छा रहे, या कंट्रोल अच्छा रहे और रिस्क कम हो जाए, क्यों, ताकि वो चाहती है, उसको चाहिए क्या, उसका रिस्क कम हो, मतलब ही अगर मैं बोलूं तो वो चाहती है रिस्क को मिटिगेट करो, है ना, रिस्क को मिटिगेट करना चाहती है, ठीक है। आगे, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अ लिस्टेड एंटिटी, अब अपन अगर आगे 7 चैप्टर में आई थिंक पढ़ेंगे, है ना, कौन सी कंपनीज को मैंडेटरी है रिस्क होना, है ना, रिस्क आइडेंटिफायर, रिस्क को बताना कौन सी कंपनीज को जरूरी है, अपन देखेंगे वहां डिटेल में, ठीक है। अब क्या बोलता है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर लिस्टेड एंटिटीज टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड आर्किटेक्चर फॉर डूइंग सो कैन बी थ्रू अ पीपल, ठीक है। मैनेजिंग रिस्क इज ऑल अबाउट द एंगेजिंग पीपल एंड क्रिएटिंग अ रिस्क अवेयर कल्चर, है ना, रिस्क अवेयर कल्चर, मैंने मतलब अभी जो बताया था रिस्क अवेयर का डेफिनेशन, वो इधर रिलेट करना कि एक ऐसा कल्चर जहाँ पे अच्छे से रिस्क मैनेज है, अच्छे से रिस्क को मैनेज हो रहा है ना, एंड रिस्क लीडर हैज टू has to be someone who exercise a good influence and authority on an organization, मतलब एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिसका दबदबा हो, जो चाहे बोले भैया इस तरीके से काम होगा तो इस तरीके से काम होगा, बात है ना, बस वो बोलना चाह रहा है ये। अब सर रोल ऑफ रिस्क मैनेजर का कार्य क्या है, रिस्क मैनेजर का कर्म क्या है, सीआरओ का कार्य क्या है, कर्म क्या है, 7.4 पे भी है, 7 चैप्टर में भी है ना, तो एक बार पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ सर, जैसे कि रिस्क को देखो, आइडेंटिफाई करो, मैनेज करो, मॉनिटर करो, है ना, प्रिपेयर करो तुम्हारा प्लान, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, देखो एग्जीक्यूट पूरा है कि नहीं, है ना, रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाओ, है ना, तुम लोगों को बताओ, ट्रेन करो, डेवलप करो, है ना, रिस्क पॉलिसीज प्रोसीजर्स डेवलप करो, है ना, डॉक्यूमेंट करो इन सब चीजों को, इंप्लीमेंट करो कि रिस्क मैनेजमेंट, है ना, प्रोग्राम क्या है, रिस्क स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बारे में सोचो, है ना, लोकल और ग्लोबल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो, नए फोरम्स में जाओ, है ना, रिस्क को ईआरएम के बारे में सोचो, ये सब चीजों के बारे में बोला गया है, ये सब चीजों के बारे में किसको सोचना है, ये सब चीजों के बारे में रिस्क मैनेजर और सीआरओ को सोचना है, ठीक है। अब होता है सर रिस्क कमिटी, रिस्क कमिटी मतलब क्या, एक कमिटी बना दो, एक ग्रुप बना दो साहब, एक ग्रुप बना दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट ग्रुप बना दो, जो ये देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि भैया रिस्क कैसा है, रिस्क कितना है, उसके बारे में तुम देखो समझो और एक अपना ओपिनियन दो, है ना। अब इसके लिए अगर कमिटी बनेगी तो उसका रोल भी रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, है ना, तो कमिटी का रोल क्या है, रिस्क एपेटाइट देखो, कंपनी का रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करो, है ना, की फंक्शंस क्या है ना, फिर बोलता है कि कंपनी को तुम क्या बोलता है सफिशिएंट ऑफ अ कंपनी, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस के बारे में देखो, है ना, कौन सा लेवल तक का तुम रिस्क एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी, वो देखो, फिर उसके लिए मिटिगेशन प्लान क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है वो देखो, है ना, रिव्यू द नेचर ऑफ लेवल ऑफ इंश्योरेंस कवर, तुमको कितना इंश्योरेंस कवरेज चाहिए वो सब देखो, है ना, तो ये सब चीजें किसको देखना पड़ेगा, रिस्क कमिटी को देखना पड़ेगा, और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है ना, तो ये एक एमसीक्यू में या एक डायरेक्ट क्वेश्चन, या तो ये एमसीक्यू में आएगा या, है ना, या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, या एमसीक्यू में भी आ सकता है, या तो इस पे केस स्टडी आ सकती है ना। सर केस स्टडी कैसे आ सकती है, तुमको एक दे देगा कंपनी के बारे में, एक कंपनी का इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, और उसको बोलेगा एज अ, है ना, एज अ सीआरओ और एज अ रिस्क मैनेजर आइडेंटिफाई व्हाट आर योर रूल्स, या व्हाट आर योर रूल्स, या व्हाट आर द थिंग्स विच अ सीआरओ शुड फोकस ऑन, है ना, तो एक कंपनी का दे देगा, उसमें बोलेगा कि भैया ये है, ये कंपनी में दिक्कत है, ये सब चीजें हैं, और बोलेगा कि एज अ सीआरओ और एज अ रिस्क कमिटी व्हाट आर योर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर योर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू शुड फॉलो। तो इसमें अब दो चीजें हैं सर, क्या तुम्हें ये कॉपी पेस्ट कर दूं क्या, नहीं, कॉपी पेस्ट मत करो, बट इससे रिगार्डिंग इसकी मदद से तुम एक आंसर क्रिएट करो, इसकी मदद से तुम एक आंसर बनाओ, है ना, इसकी मदद से एक आंसर बनाओ और वहां पे लिखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आई थिंक ये मॉक टेस्ट पेपर में भी दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 मॉक टेस्ट पेपर में भी दिया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पढ़ लेना, इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे आते हैं सर आईबीएम, सर आईबीएम, आईबीएम इज वेल नोन फॉर व्हाट, इट्स सॉरी ईआरएम कल्चर, है ना, आईबीएम को, है ना, ये पढ़ लिए ये भी हो गया, है ना, आईबीएम का केस स्टडी, आईबीएम इज वेल नोन फॉर व्हाट, आईबीएम इज वेल नोन फॉर इट्स ईआरएम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कल्चर के लिए अच्छे से जाना जाता है सर, क्यों, क्योंकि आईबीएम ने क्या किया, आईबीएम ने बोला कि हमें रिस्क को इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखना है, हमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देना है, हमने ट्रेनिंग क्रिएट किया,
हमने लोगों को बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, इट क्रिएट एन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन टू हेल्प इट्स 3,80,000 एम्प्लॉइज टू बिकेम मोर रिस्क अवेयर, है ना। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनने में मदद किया। आगे क्या बोलता है, रिस्क मैनेजमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी आईबीएम, मतलब ये सबको कलेक्टिव अप्रोच यूज कर रहा है साहब, है ना। कलेक्टिव मतलब ये सिंगल सिंगल बोल नहीं रहा है कि अकेला अकेला ये मेरा है, नहीं, सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास बोलता है ईआरएम, बस ईआरएम है सबका साथ सबका विकास, है ना, सिंपल टर्म्स में याद रखना। इनने 30 एम्प्लॉय ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट किए, फिर क्या बोलता है ना। और ये कईयों टाइप के, देखो काफी टाइम एक टीम है जो बैठी है सब चीजों पे ढूंढते रहती है, स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है, टेक्नोलॉजी रिस्क क्या है, इंडस्ट्री रिस्क क्या है, सब चीजों पे ढूंढती है, यहाँ पे मर्जर करना है, तो सब चीजों के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं सर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और इस पे कम से कम आई थिंक 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, और इस पे ओईसीडी गाइडलाइंस पे अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक के। ठीक है, ओईसीडी क्या था मैंने बता दिया था लेक्चर नंबर 1 में। अब इन्होंने एक गाइडलाइन दिया है। क्या गाइडलाइन दिया साहब, ये गाइडलाइन दिया है कि किसी भी कंपनी में अगर तुम्हें इफेक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट को लगाना है, इफेक्टिवली किसी भी कंपनी में अगर तुम्हें ईआरएम को ये लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट को लगाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि ईआरएम लगाना है, फोकस ऑन ईआरएम, बोलता है ईआरएम पे ध्यान दो, तो ईआरएम बोलता है उस पर ध्यान दो, और डोंट गो फॉर अ साइलो अप्रोच, साइलो अप्रोच के लिए मत जाओ। साइलो अप्रोच पता है ना, अपन ने देखा था चैप्टर नंबर 8 में कि फोकस एक इस पे मत जाओ, है ना, तुम ओवरऑल लेवल पे ढूंढो साहब। तो ऐसा मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि कंपनी में इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट लग जाए साहब, है ना, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट लग जाए। सबसे पहला क्या बोलता है, बोलता है कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट ये नहीं है कि तुम रिस्क को एलिमिनेट कर दो, मैंने बोला तुम रिस्क को सिर्फ कम करने की बात मत करो। यहाँ पे इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ रिस्क को कम करने की बात नहीं करता, इसका एम ये है तुम हर आदमी को जाके समझाओ, उसको बताओ कि रिस्क क्या है, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है ना, और उसको कम्युनिकेट करवाओ पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो इससे एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा, इससे एक ईआरएम का कल्चर डेवलप होगा, जहां पे हमको पता पड़ेगा कि भैया जी हमें रिस्क मैनेज कर लिया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, effective implementation of risk management requires an enterprise wide approach, भैया ईआरएम, ईआरएम लगाओ, है ना, rather than treating each business individually, हर एक बिजनेस को अलग अलग मत देखो, ओवरऑल लेवल पे देखो, ईआरएम के थ्रू देखो, है ना, सबका सबको एक। आगे, the board should also review and provide the guidance about, है ना, अलाइनिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी विद रिस्क एपेटाइट एंड इंटर, है ना। अब जो भी तुम्हारा स्ट्रेटेजी है, जो भी बना रहे हो, है ना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो भी तुम बना रहे हो विद इन रिस्क एपेटाइट लो। रिस्क एपेटाइट बता चुका हूं, है ना, रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो रिस्क एपेटाइट लेवल पे ही तुम्हारा जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी तुम डिसाइड करोगे शुड बी विद इन योर रिस्क एपेटाइट। आगे क्या बोलता है, it should also be considered a good practice that risk management and control functions be independent of a profit centers, है ना सर, मतलब क्या बोल रहा है, तो तुम्हारा प्रॉफिट सेंटर एक तरफ और दूसरा क्या बोलता है, सीआरओ और इक्विवेलेंट जो तुम्हारा कंट्रोल है, रिस्क है, उसको दूसरी तरफ रखो। देखो क्या बोलता है, फिर से पढ़ता हूँ, इट शुड बी कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस मानी जाएगी कब, that a risk management and control function be independent of profit center, है ना, उसको अलग अलग रखो, and the chief risk officer or equivalent should directly to the board of directors along with a line already and advocated in a OECD principle for internal control functions reporting to audit committee, है ना। मतलब सर एक तुम्हारा प्रॉफिट सेंटर अलग रहेगा और रिस्क कमिटी का ये जो कार्य है ना, दोनों को अलग अलग रखो, दोनों को तुम मिक्स मत कर दो साहब, ये तो मजा नहीं आएगा। आगे क्या बोलता है, the process of risk management and the result of risk assessment should be appropriately disclosed, correct। दिक्कत क्या होता है पता है, तुम काम तो कर लेते हो, है ना, तुम तो, अब दिक्कत क्या होता है, रियल लाइफ से रिलेट करता हूं, तुम टेस्ट तो दे दिए भैया, टेस्ट में तुमको 20 नंबर आए, 22 नंबर आए, चलो 22 नंबर आए तुमको, कितने में से 40 में से 22 नंबर आ गए, तुम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लो ना भाई। अगर मेरे को पता है नंबर कम आ रहा है तो ढूंढो कि तुम्हारा क्यों गलत है, व्हाई, फाइंड द व्हाई। ये कब पता पड़ेगा, जब तुम डिस्क्लोज करोगे, है ना, जब तुम लोगों को पूछोगे भैया अब सर मेरे को बताओ कि मेरे को क्यों कम मार्क्स आए, इसलिए मैंने एक वीडियो डाल दिया, इसलिए मैंने तुम बोल दिया, उसमें मैंने 5 स्टेप्स बोल दिया, इनमें से तुम आइडेंटिफाई कर लो कि कहां पे हो सकते हो। या तो मैंने पढ़ाई नहीं की, या तो मैंने पढ़ाई की बट क्वेश्चन को मैं हल्के में ले रहा हूँ, या तो मेरे को रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट की इज्जत नहीं है, या तो क्वेश्चन टफ था, है ना, या तो क्वेश्चन टफ था, या तो मैं एमसीक्यूज को मतलब लाइटली ले रहा हूँ, या तो ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, या तो रीड नहीं किया। ये सब चीजें हैं।
तो वैसे ही बोलता है जब तक तुम डिस्क्लोज नहीं करोगे चीजों को तब तक पता कैसे पड़ेगा लोगों को, तब तक पता कैसे पड़ेगा। तो वही बोलता है द थिंग्स नीड टू बी डिस्क्लोज्ड। और लास्ट पॉइंट बोलता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स क्रिएटर्स शुड बी एनकरेज टू include or improve references to risk management in order to raise the awareness and improve the implementation, है ना। तो बोलता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड है ना, उसको इंक्लूड करो और इंप्रूव करो, है ना, तो कंटिन्यूअसली इंप्रूव करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, है ना, वही बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब आते हैं सर चैप्टर का एक ओवरऑल समरी दे देता हूं आज के लेक्चर का, है ना। हमने स्टार्ट किया पॉइंट नंबर 4 से। पॉइंट नंबर 4 में हमने सबसे पहले देखा, एक सेकंड ऊपर आ जाता हूं, है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। हमने बोला कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है ना, क्या क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से एरियाज ऑफ इम्पैक्ट है और उस पर नेचर ऑफ इम्पैक्ट किस प्रकार का इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में हमने डील किया। फिर हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे जो कंपनी को फेस हो रहे हैं, है ना, जो कंपनी को एज अ रिस्क फेस हो रहा है, वो हमने देखा। फिर हमने एक ये प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस के बारे में देखा यार, और एक हमने बीआईए कैसे डेवलप करना, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस कैसे डेवलप किया जाता है, उसके बारे में डील किया है ना, कि कौन कौन से फैक्टर से कैसे कैसे डील किया जाता है और कैसे कैसे बनाऊं मैं उसे, है ना। बीआईए जब बना रहा हूँ बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, तो कौन कौन सी चीजों को मैं ध्यान में रखूँ, वो बोल दिया। फिर क्या बोलता है एनालाइजिंग द लो लेवल ऑफ, है ना, एनालाइजिंग द लेवल ऑफ रिस्क, है ना, लेवल ऑफ रिस्क कैसे एनालाइज करूं, मतलब भी प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस, उसके बेसिस पे लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूं और कॉन्सिक्वेंस कैसे निकालूं, वो बोला गया है। फिर उसके बाद में मैंने एक इवेल्युएशन कैसे करना था। इवेल्युएशन ऑलवेज होगा तुम्हारा रिस्क रेटिंग के बेसिस पे, रिस्क रेटिंग के बेसिस पे तुम्हारे को इवेल्युएट करना है। मतलब ही या तो वो होगा लो मॉडरेट हाई और सीवियर, लो मॉडरेट हाई और सीवियर, और उसके बेसिस पे तुम रिस्क मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाओगे कि भैया मेरे को किस समय पे किस तारीख पे कब मेरे को एक्शन लेना है। फिर क्या बोलता है कि रिस्क इवेल्युएशन बनाना है तो तुम्हें 4 चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीजों को कौन सी 4 चीजें वो बता दिया। फिर एक कॉमन अप्रोच बोलता है हमेशा रिस्क को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, इवेल्युएट करो, रैंक करो ऑन अ बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, फिर हम आया कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ इंपैक्ट अपॉन द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन के बारे में हमें देखना पड़ेगा। फिर हमारे स्टेक होल्डर्स या तो रहेंगे इंटरनल या तो रहेंगे एक्सटर्नल, उन सबके बारे में हमें देखना पड़ेगा। अब ये बोलता है कि स्टेक होल्डर्स की क्या क्या हमारे से उम्मीदें हैं, स्टेक होल्डर क्या क्या चाहते हैं हमारे से, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि स्टेक होल्डर का अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो क्या क्या दिक्कत होगी, स्टेक होल्डर्स को क्या क्या इंपैक्ट आएगा, है ना, अगर उनका इंटरेस्ट मीट नहीं किया तो। ठीक है, फिर हम बोले कि स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन क्यों जरूरी है, ये सेम एज ईआरएम था, पेज नंबर 8.8 पे तुम देख लेना, एक बार पढ़ लेना। आगे फिर हमने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कमेटी का क्या इंपॉर्टेंस है, रिस्क मैनेजमेंट का कुछ रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसे क्या करना चाहिए, है ना, वो हमने देखा, है ना। रिस्क मैनेजर सीआरओ का क्या क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क कमेटी। फिर उसके बाद एंड पे आ गए हम, आए हैं आईबीएम का केस स्टडी देखा जहां पे इन्होंने ईआरएम कितने अच्छे से लगाया था, कलेक्टिव अप्रोच था। तो इस पे भी एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक केस स्टडी देगा और बोलेगा कि ईआरएम क्या यहाँ पे इफेक्टिवली लगा है या नहीं। अगर नहीं लगा है तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो अच्छे से नहीं लग पाए, है ना। मैं सोचता हूँ एक बनाऊंगा इस पे केस स्टडी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पे यहाँ पे ईआरएम नहीं लग पाया है। तो केस स्टडी दे देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द ईआरएम इज नॉट इफेक्टिवली अप्लाइड इन दिस कंपनी एंड बोलेगा कि रीजंस बताओ और बोलेगा रीजंस बताओ। ठीक है, फिर आगे हमने लास्ट में देखा कि ओईसीडी ने कुछ गाइडलाइंस दिए जहां कि हमें अगर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट लगाना है, इफेक्टिव रिस्क मैनेज लगाना है तो कौन कौन से मेरे को प्रिंसिपल्स का ध्यान में रखना है, और अप्रोक्सीमेटली 6 प्रिंसिपल्स का इन्होंने बोला है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन फॉर द वाचिंग द लेक्चर। अब भैया कुछ कमिटमेंट्स, कुछ चीजें, है ना। सबसे पहला मैं बोलता हूँ भैया तुम लोग टेस्ट दो। सिर्फ अभी तक के 106 लोगों ने टेस्ट दिया है, बहुत बुरी बात है। ठीक है, नंबर 2, टेस्ट में लोगों को लगता था भैया एमसीक्यू आएंगे हम फोड़ देंगे, बढ़िया एकदम ताबड़तोड़ कर देंगे, नहीं दिख रहा है परफॉर्मेंस। एवरेज मार्क इज 27.6, है ना। अगर तुमको पास होना है रिस्क मैनेजमेंट में, अच्छा स्कोर करना है, अगर तुम 35 प्लस लाते हो एमसीक्यू में, 35 प्लस लाते हो एमसीक्यू में, और बचे कुछ मार्क्स में मान लो अब एमसीक्यू में मेरे को 35 आ गए, ठीक है, एमसीक्यू में मेरे को 35 मार्क्स आ गए। अब मेरे को क्या करना है, अगर मान लो बाकी 3 भी केस स्टडी, अगर तुमने 3 केस स्टडी में भी पूरे में पूरे ले लिए, पूरे में पूरे ले लिए, ठीक है, तो मान लेते हैं अभी मेरे को और कितने मार्क्स आ गए, 25 मार्क्स आ गए, तो कितना हो जाता है ना, 60 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। एग्जाम्शन, दिस इज कॉल्ड एज एन एग्जाम्शन, पता है तुमको। और 50 के ऊपर जितना भी स्कोर जाएगा, 50 प्लस जितना भी स्कोर जाएगा, मतलब इस 10 मार्क्स इज योर सरप्लस, दिस इज योर ग्रेस मार्क्स, है ना। ये ग्रेस मार्क्स तुमको पास करवाएंगे, है ना। इसलिए अपना टारगेट है रिस्क मैनेजमेंट में 80 प्लस का। ये कैसे अचीव होगा,
भैया सब्जेक्ट को पढ़ो ध्यान से, लेक्चर सुनो घड़ी घड़ी, है ना, एग्जाम के एक दिन पहले लेक्चर सुनो, जब बोर हो रहा है तब लेक्चर सुनो। लेक्चर इंटरेस्टिंग है भाई, मजा आता है, चीजें रिलेट होती है ना, दिखता है ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, है ना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो यार, अभी सब्जेक्ट को लाइटली मत लो, और एग्जाम्स जुलाई में होगी, मजा आएगा, देखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, कुछ लगा तो बताओ। ठीक है, चलो बाय।